Audio Jungle। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों का नहीं है कोरोना के नए म्यूटेंट प्रतिरूप से कोई सीधा संबंध। कहा, वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ कारगर हथियार। कोविशील्ड वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा की। राज्य में भ्रष्टाचार और कट मनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री ने असम में भी की चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 मार्च को जाएंगे बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री बांग्लादेश यात्रा से बेहद उत्साहित। यात्रा दोनों देशों के संबंधों को देगा नया आयाम। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी। ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरेन की मौत की जांच एनआईए को सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच की गुहार वाली मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। और दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का स्वर्णिम सफर लगातार जारी। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर। भारतीय दल ने 2 स्वर्ण समेत 4 और पदक झटके। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हालांकि देश में 18 राज्यों में कोरोना वायरस में 771 म्यूटेशन यानी कि बदलाव देखे गए हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों का वायरस की इस नई किस्म से कोई भी संबंध नहीं है और इस वायरस में ये बदलाव सामान्य प्रक्रिया है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पंजाब और महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। 2 राज्य हैं जो हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। अन्य राज्य भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं जो राज्य के भीतर सबसे ज़्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जहां केसेस कंसंट्रेटेड हैं, वो हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक। पंजाब हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में बहुत अधिक संख्या में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2000 से ज़्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतराल 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह तक कर दिया गया है। ये वैक्सीन बेहतर परिणाम देती है अगर दूसरी खुराक पहली खुराक के बाद 6 से 8 सप्ताह में लगवाई जाए। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,12,05,160 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 95.49% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.37% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 23,907 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के अब तक 67 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान 5,08,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। कल 23,46,000 से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन की खुराक दी गई।
और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। उसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के पक्ष में पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार किए। किन किन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने मतदाताओं के सामने रखा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने राज्य में अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अधिकारी परिवार के गढ़ मिदनापुर जिले के कांथी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रैली में ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे और आसोल परिवर्तन आच्छे, यानी 2 मई दीदी गई और असली परिवर्तन आ रहा है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे, आसोल परिवर्तन अच्छे। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहां का बच्चा बच्चा, दीदी यहां का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है। दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। प्रधानमंत्री ने राज्य में भाजपा के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में हर स्कीम को स्कैम मुक्त करेगी, कट कमीशन पर रोक लगाएगी। राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं दीदी। उन बहनों और परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले उम्फन ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए असम भी पहुंचे। लखीमपुर जिले के बिहपुरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस AIUDF गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ आज ऐसे लोगों के साथ है जिसका आधार है असम की पहचान को तबाह करना। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाझूठ है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसका न विचार है न संस्कार है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसके पास न नेता है न नीति है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जो सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ की, लूट की गारंटी देता है। ऐसा महाझूठ जो हमारे 17
नामघरों, अभयारण्यों में अवैध कब्जे की गारंटी देता है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जो अवैध शिकार की और करप्शन की गारंटी दे सकता है, ये कांग्रेस का एक ऐसा महाझूठ है जो अपनी सत्ता के लिए असम के गौरव को, असम की चाय तक को पूरी दुनिया में बदनाम कर सकता है। प्रधानमंत्री ने राज्य के मंगलदोई जिले के सीपाझार में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में, जबकि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में राज्य की 30 सीटों और असम में पहले चरण में राज्य की 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग है। और बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के चुनावी राज्यों में भी प्रचार अभियान चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केरल के कोल्लम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस के यूडीएफ और कम्युनिस्ट पार्टी के एलडीएफ गठबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अमित शाह ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए भाजपा को मौका देने का आह्वान किया। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यही केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। कांग्रेस आती है तो सोलर स्कैम होता है और कम्युनिस्ट आती है तो डॉलर स्कैम होता है। जिस केरल में कभी भ्रष्टाचार की बात नहीं होती थी, पूरे देश के अंदर आज ये डॉलर स्कैम और गोल्ड स्कैम के चर्चे लगते हैं। केरल की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आज तिरुवनंतपुरम में संकल्प पत्र के रूप में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया। राज्य में मंदिरों के प्रबंधन को राजनीतिक और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने, सबरीमला मंदिर के विश्वास और परंपरा को बनाए रखने और राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने, समाज कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपए मासिक करने, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने सहित कई प्रमुख वायदे एनडीए की संकल्प पत्र में दिए गए हैं। राज्य में तमाम एनडीए नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को गठबंधन का ये संकल्प पत्र जारी किया। Kerala was waiting for such announcements. Employment for at least one in every family. Terrorism-free Kerala. Hunger-free Kerala. Legislation for Sabrimala. Monthly 5,000 rupees for a earner patient. Free laptop to high school students. Legislation on love jihad, 5-acre land to all landless SC and ST families, 6 free cylinders to all the BPL families, 6 free cylinders, and all over development. These are the promises made through our manifesto. और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की कोविड-19 के बाद ये पहली विदेश यात्रा है जो बांग्लादेश के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। ये यात्रा 3 युगांतरकारी घटनाओं, मुजीब बोरशो, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हुए युद्ध के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव के संबंध रखती है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अपना पिछला दौरा 2015 में किया था। The visit comes at a momentous time in our bilateral ties. Bangladesh is celebrating the 50th anniversary of its liberation war. India had lent its full support to this noble cause in which Indian soldiers also sacrificed their lives. Both countries are commemorating
50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. तो बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन के साथ भेंट भी शामिल है। The Prime Minister will join Bangladesh's National Day celebrations on 26 March and will deliver an address on the occasion at the National Parade Ground in Dhaka. During his two-day program, the Prime Minister will call on His Excellency Mr. Abdul Hamid, President of Bangladesh. He will hold restricted and delegation talks with Prime Minister Sheikh Hasina. Dr. A.K. Abdul Momen, Foreign Minister of Bangladesh, will call on the Prime Minister. The Prime Minister will also interact with diverse groups of Bangladesh's polity and society. और अब अगली खबर, मनसुख हिरेन की मौत की जांच के मामले में आज एक बड़ा फैसला आया है। अब इस मामले की जांच NIA करेगी। ठाणे सेशंस कोर्ट ने मुंबई ATS को मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच रोकने और केस NIA को सौंपने को कहा है। NIA ने कोर्ट से कहा था कि गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद मुंबई ATS ने मामले को NIA को नहीं सौंपा था। और भारत के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने मंगलवार को अपने कार्यालय में एक वेबिनार का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस का विषय भ्रष्टाचार विरोधी कार्यनीतियों का समन्वय था। इस वेबिनार में CBI, CVC, प्रवर्तन निदेशक और DOPT मंत्रालय के सचिव सहित लोकपाल के सभी सदस्य और अन्य संस्थाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर एक टीम के रूप में काम किया जाएगा ताकि देश में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। Bringing synergies in anti-corruption strategies, ये वेबिनार का हिस्सा होंगे। हम लोग सबको को मिलेंगे। जो स्टेक होल्डर है हम लोग के साथ एजेंसी काम करते हैं, सबको ही आएंगे, सबको के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग का आइडियाज़ जो व्यूज़ है हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो इनफैक्ट हम लोग का जितना काम करने होगा कोशिश करूँगा एक साथ करने को लिए और टीम बना के काम करने का है टू कॉम्बैट द करप्शन। और पानी की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट PSU को सलाह दी है कि वो खनन के दौरान खदानों से निकलने वाले पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें। इसके तहत इस पानी को सिंचाई और पीने के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे उस इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा हो सके। और ये कोल माइंस हमको पानी देने लगी, तो कोल माइंस से हमको पानी जब से मिलने लगा है तो समय से पानी मिल जाता है, अच्छी पैदावार हम ले रहे हैं। जब हमारी समय से पानी मिल जाता है तो अच्छी फसल आती है और अच्छा हम लोग उपयोग कर लेते हैं, उसमें हमको बहुत फ़ायदा है। मिलता है तो अच्छी खेती होती है, दोनों फसल होती है, धान और गेहूं का। इसके पहले नहर का पानी मिलता था तो मुश्किल से 1-2 पानी मिलता था, तो खेती नहीं हो पाती थी, खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था और बाल बच्चे जो है शहर की ओर काम धंधा करने जाते थे। अब जब से ये काली का पानी बिना पैसे का मिल रहा है तो दोनों फसल बराबर खेती होती है। मेरा नाम माया है, मैं पिपरिया के हूँ। खेती करने काली के पानी से पहले सूखी डाली रही थी ज़मीन, अब है तो पानी चलने लगा जब से तो खेती करने लगी, तो इसी मेरा जीवन है और मेरे कुछ हिल्ला नहीं। और भगवान विश्वनाथ का अन्न के रूप में मिलने वाला प्रसाद रंग भरी एकादशी से फिर से शुरू हो गया। विश्वनाथ ट्रस्ट ने अन्न क्षेत्र में भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था फिर से प्रारंभ कर दी है, जिससे भक्तों में काफी उत्साह है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बाबा की नगरी में कोई भूखे पेट नहीं सोता, ऐसी काशी की मान्यता है। इसी के अंतर्गत काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अन्न क्षेत्र में
भक्तों को, श्रद्धालुओं को अन्न रूपी प्रसाद उपलब्ध कराता है। बाबा के जीवन में रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व है, इसलिए आज से फिर से अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या मंत्री, क्या कमिश्नर, सब भक्तों को अन्न रूपी प्रसाद परोसते नजर आ रहे थे। काशी के बारे में मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की, बाबा विश्वनाथ की यहाँ पर असीम अनुकंपा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर कभी भी भूखा नहीं रह सकता, भूखा नहीं सोता। सबको भोजन का प्रबंध बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा स्वयं करते हैं। उसी क्रम में बाबा के कृपा से शिव रसोई का प्रारंभ यहाँ पर हो रहा है और आम जनता द्वारा स्वयं इसको संचालित करने का बीड़ा उठाया गया है। विश्वनाथ ट्रस्ट ने यह व्यवस्था की है कि आम लोगों के सहयोग से यह चलेगा तथा कोई भी 11,000 देकर उस दिन अपने नाम या अपने परिजन के नाम से प्रसाद वितरण करवा सकता है। काफी इंतजार के बाद प्रथम दिन श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया और अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। हम लोग आज यहाँ बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के अन्न क्षेत्र में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम लोग को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला। लॉकडाउन के बाद ये अभी पहली बार ये शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ देखा कि यहाँ अन्न क्षेत्र खुला हुआ है। आए तो देखे यहाँ पे इतना भव्य उद्घाटन हुआ, तो हमने अपनी बहन से बोला कि पहले चल के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर कुछ करते हैं। तो आज रंगभरी एकादशी के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे अन्न का प्रसाद ग्रहण किया। अब बाबा के आशीर्वाद से सभी लोग, जितने भी नीडी लोग हैं, सबको भोजन मिलेगा। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बड़े गर्व की बात है कि हमको भी मौका मिला यहाँ प्रसाद ग्रहण करने का। काशी क्षेत्र में पुनः अन्न क्षेत्र का खुलना प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ही एक अंग है, जिससे दूर दूर से आए श्रद्धालु बाबा का प्रसाद पा सकें। और स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने कहा है कि भारत में 100 ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनका कुल मूल्यांकन लगभग 17,408 अरब है। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनियां जो $1 अरब या अधिक मूल्यांकन वाली होती हैं। भारत में ये कंपनियां उपभोक्ता सामग्री, दवा और तकनीकी क्षेत्रों में फैली हैं और इनमें से 2/3 कंपनियां 2005 के बाद बनी हैं। 5 वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों का मूल्यांकन 1,597 अरब है। इनमें से कुछ नाम काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें Course24, रोजर पे, अनअकैडमी, लेंसकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक, डेलीवेरी, ओयो, स्विगी, पेटीएम मॉल जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। तो इसी के साथ हिंदी समाचारों की संख्या में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Audio Jungle.